हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट फॉर्मेशन मैंने तुम्हें पहले डिफिनेशन बता दी है, अटैचमेंट ऑफ होल वाटर मॉलिक्यूल, है ना। तो इसके अंदर तीन तरीके से हाइड्रेट फॉर्मेशन होता है। पहली डिफिनेशन मैंने तुम्हें बताई, फर्स्ट डिफिनेशन मैंने तो बताई, अटैचमेंट ऑफ होल वाटर मॉलिक्यूल, इसे बोलते हैं हाइड्रेट फॉर्मेशन। ये हाइड्रेट फॉर्मेशन होता है। अब ये तीन तरीके से हाइड्रेट फॉर्मेशन होता है, नोट करेंगे। एक होता है कोऑर्डिनेटेड वाटर, याद कर लेना बिल्कुल, कोऑर्डिनेटेड वाटर। जैसे कोई भी एग्जांपल इसका, जैसे मैंने लिया FeH2O होल 6 3+, इसमें वाटर कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में होगा इस तरीके से, Fe और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। इसमें भी हम बोलते हैं हाइड्रेट फॉर्मेशन। ओ लोन पेयर दे रहा है अपने, ओ अपने लोन पेयर दे रहा है किसको, H2O, 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 H2O। समझ आया कि नहीं है? पहला केस समझ आ गया हाइड्रेट फॉर्मेशन में, कोऑर्डिनेटेड वाटर। यस सर। दूसरा केस है इंटरस्टिशियल वाटर। वाटर कैटायन और एनायन के बीच में जो स्पेस मिलता है ना, उसमें फंस जाता जाकर, इंटरस्टिशियल वाटर। क्लियर? इंटरस्टिशियल वाटर जैसे CaCl2.2H2O या 4H2O, इस तरह से चलता है। जितना छोटा कैटायन होगा उतने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो इसमें Ca2+ है, Cl-, Ca2+ है, Cl-, फिर Cl- है, Ca2+ है, Cl- है, Ca2+ है। अब वाटर, यार ये क्या है Cl-, ये क्या है Ca2+, इनके बीच में जो खाली जगह मिल रही है ना, यहाँ जाके वाटर फंस जाएगा, इधर जाके वाटर फंस जाएगा, इधर जाके वाटर फंस जाएगा, इधर जाके वाटर फंस जाएगा, इस तरीके से। सही ना, इधर जाके वाटर फंस जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल वाटर, इन विच वाटर ऑक्यूपाइज स्पेस इन बिटवीन द गैप्स, इन बिटवीन द गैप्स विच आर लेफ्ट वेकेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट कैटायन एंड लैटिस, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। जो भी गैप आएंगे, जो भी इंटरस्टिशियस आएंगे, वहां जाकर वाटर फंस जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेटेड वाटर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेटेड वाटर। और थर्ड एग्जाम्पल जो है, थर्ड एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, तीन एग्जांपल दिए मैंने तुम्हें। एक है हाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए, हाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए मैंने तुम्हें तीन एग्जांपल दिए हैं। एक है कोऑर्डिनेटेड वाटर, एक है इंटरस्टिशियल वाटर, एक है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। ये तीन, कोऑर्डिनेटेड वाटर हाइड्रेट फॉर्मेशन करता है, इंटरस्टिशियल वाटर भी हाइड्रेट फॉर्मेशन करता है। अब तीसरा जो बता रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। एग्जाम बेस्ट एग्जांपल इसका, और इसके क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, CH4.5H2। इसका मैं तुम्हें अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं दे रहा अभी। इसका अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर, जैसे कॉपर 2+ है, इसमें क्वेश्चन कैसा है तो वो बता दूंगा मैं। कॉपर 2+, ये H2O, ये H2O, इसको पूरा दिखाना ज्यादा अच्छा रहेगा। OH, OH, H2, ये इलेक्ट्रॉन दिए O ने, 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 और यहाँ आया बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से डीप विद इन द स्ट्रक्चर। एक मॉलिक्यूल आया डीप विद इन द स्ट्रक्चर, और ये आया सल्फेट आयन, SO-, SO-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, ये आ गया। और ये यहाँ पे बॉन्ड, ये यहाँ बॉन्ड, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। क्लियर हुआ स्ट्रक्चर की नहीं? कुछ यस स्ट्रक्चर सर। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि इसमें अगर मैं कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूंगा ना, तो तुम 4 बोलोगे, क्योंकि 4 बॉन्ड बने हैं कॉपर के, लेकिन एक्चुअल में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अभी तुम बस याद रख लो ये। अब इसमें मैंने पूछा इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स है, इस कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो कि ब्लू कलर का है, इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स है। मैंने पहले दिया आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, और फोर्थ हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड कहोगे तुम इसमें? कौन से बॉन्ड्स आएंगे इसके अंदर?
सर एक ही मतलब चूज करना है हमें? नहीं, मल्टीपल चॉइस है। सर सारे होंगे। बहुत अच्छे। सारे। आयनिक बॉन्ड है कॉपर प्लस टू सारे ही सल्फेट है। आयन के अंदर। हाँ, सारे बॉन्ड्स हैं। कॉपर 2 प्लस और सल्फेट आयन में कौन से हो गए? पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आयनिक बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही, दिख ही रहे हैं, वाटर के अंदर भी कोवेलेंट होते हैं, सल्फेट में भी कोवेलेंट होते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें इधर, कॉपर प्लस कॉपर टू को वाले ये में। इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर सारे बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे हो गया। और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को अगर गर्म करते हैं, CuSO4.5H2O लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पे इस पे गर्म करते हैं तो एक मॉलिक्यूल वाटर का रह जाता है इसके अंदर। याद है ना, वन वाटर मॉलिक्यूल लाइज डीप इन द स्ट्रक्चर। याद है कि नहीं? ये एक मॉलिक्यूल रह जाएगा। और उसके बाद जब हम ज्यादा गर्म करेंगे इसको ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो CuSO4 आ जाता है। CuSO4 तब ये हटता है मॉलिक्यूल H2O पर। और इसको अगर हम गर्म करते हैं लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो CuO प्लस SO3 मिलता है। और SO3 कई बार टूट जाता है SO2 प्लस हाफ। जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं सबके साथ यही रिएक्शन होती है, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, फिर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस, फिर 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये याद रख लेना ना, हर एक हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए वैलिड है लगभग ये। हर एक हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए वैलिड है ये। क्या नोट कर लिया? यस सर। एक मिनट। अच्छा, हो गया एनसीईआरटी सर। बुक खुली हुई है सबने कि नहीं? एनसीईआरटी की बुक से ही चल रहा है सारा काम कि नहीं? यस सर। हाँ, उससे कर लेना जरूर, एनसीईआरटी बुक से ही करा रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा होता है, क्वेश्चन आए होते हैं, वो बता रहा हूँ तुम्हें सिर्फ मैं। अच्छा, अब ये आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद आ गया, कोई कोई भी तुम सॉल्ट ले लो, जैसे FeSO4.7H2, इसको ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। ग्रीन विट्रियोल, इसको गर्म करेंगे लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो FeSO4.7H2O आ जाएगा। गर्म करेंगे इसको ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो FeSO4 आ जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ऐसी सॉल्ट जिसको गर्म करने से दो सल्फर की गैसेस मिलती है, एक ऐसी सॉल्ट जिसको गर्म करने से दो सल्फर की गैसेस मिलती है, वो यही है, ग्रीन विट्रियोल। अब इसको गर्म करेंगे ना FeSO4 को, तो क्या आएगा इसमें? Fe2O3 प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, और साथ में SO3। ये ध्यान रखना इसके अंदर, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, दो सल्फर की गैसेस आ गई, तो यही वाली सॉल्ट होगी, याद रख लेना ये। ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉल्ट होती है FeSO4, यानी ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉल्ट। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। IIT के अंदर काफी बार पूछा हुआ है ये। ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉल्ट विच ऑन हीटिंग गिव्स टू सल्फर गैसेस हैज तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टेम्परेचर एज क्या होगा? FeSO4 डॉट। हाँ बोलो, क्या बोला? तो टेम्परेचर क्या होगा इसमें? टेम्परेचर वही ना, 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो गर्म करना ही लिखेंगे, पहले लेस देन, फिर ग्रेटर देन, फिर 800 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया? यस यस सर। यस। एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना जरूर। AlCl3 है, जैसे AlCl3 में अगर मैंने नॉर्मल वाटर डाला तो क्या होगा? AlCl3 में अगर एसिडिक वाटर डाला तो क्या होगा? AlCl3 में अगर मैंने एल्कलाइन वाटर डाला तो क्या होगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सेम केस किया मैंने KCl के साथ। नॉर्मल वाटर, एसिडिक वाटर, एल्कलाइन वाटर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
चलो देखो इधर, अब AlCl3 में वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, AlO3 प्लस 3HCl, नॉर्मल वाटर। क्लियर है कि नहीं? यस यस सर। सर। और एसिडिक वाटर होगा तो एसिड तो इसको खत्म कर देगा, एसिड इसको खत्म कर देगा ना, तो ये बन जाएगा Al3 प्लस प्लस HCl। समझ आया कि नहीं? समझ यस आ गया सर। कि नहीं है? और अगर अल्कलाइन वाटर होगा तो क्या होगा? याद HCl करा खत्म हो बेसिक जाएगा मीडियम में Al। हाँ बोल कर। सर, इसमें HCl खत्म हो जाएगा। हाँ HCl खत्म हो जाएगा, और दूसरा बनेगा क्या, NaAlO2। याद आ गया कि नहीं है? बेसिक मीडियम में AlCl3 प्लस NaOH। यस सर। तो ये ध्यान रखना सर। और KCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो इसका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, पता है ना ये। इट विल बी सिंपली आयनेशन ऑफ वाटर, और क्या मिलेगा, K प्लस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस फॉर्म। नहीं क्लियर हुआ? यस सर। ये याद है ना, आयनिक में पढ़ रखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट है तो देयर विल बी नो हाइड्रोलिसिस, इट विल बी सिंपली आयनाइजेशन ऑफ वाटर। यस सर। और क्या मिलेगा? चलो अब ये यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट अब नोट करेंगे आगे, नया टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं और मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, तुम्हें ध्यान होगा। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर कहाँ पढ़ाया मैंने ये? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। हाँ मोल क्वेश्चन में करा रखा है एक बार। तो थोड़ा सा फास्ट लेंगे इस टॉपिक को जितना होता है भी। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। सही ना? हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए ना यूज कर सकते हैं, जिसको यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई लेदर फॉर्मेशन नहीं होगा। वाटर सॉफ्ट है कि हार्ड है पता कैसे लगेगा? देखो, वाटर प्लस सोप, लेदर फॉर्मेशन हो गया, झाग वगैरह बन गई अगर, तो वो सॉफ्ट वाटर है। और वाटर प्लस सोप, वाटर में साबुन डाला हमने, कोई लेदर फॉर्मेशन, नो लेदर फॉर्मेशन, तो वो हार्ड वाटर। तो क्या है वो? हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर जो ना पूरे सोप को खत्म कर देगा, एक बड़ा सा पीस बनाकर, एक प्रेसिड बनाकर नीचे बिठा देगा। हार्ड वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिसकी वजह से वाटर हार्ड होता है। तो कैल्शियम आयंस अगर प्रेजेंट है सोप के अंदर, सोप होता है RCOONA। सोप का फॉर्मूला क्या है? RCOONA। अगर मैंने इसके अंदर Ca2 प्लस आयंस डाल दिए, यानी हार्ड वाटर से आ गए Ca2 प्लस आयंस या Mg2 प्लस आयंस आ गए, तो इमीडिएटली एक कर्डी प्रेसिपिटेट बन जाएगा, RCOO होल ट्वाइस Ca और RCOO होल ट्वाइस Mg। एक बन जाएगा कर्डी प्रेसिपिटेट। क्लियर? एक कर्डी प्रेसिपिटेट बन जाएगा, स्कम कहते हैं इसको, स्कम, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट और कर्डी प्रेसिपिटेट। और ये पूरे सोप को खत्म, वेस्ट कर देगा, और साथ में आ जाएगा 2Na प्लस। क्लियर हो गया कि नहीं है? तो क्वेश्चन आता है, वाई सोप कांट बी यूज इन हार्ड वाटर? डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं हम, वाई सोप कांट बी यूज इन हार्ड वाटर? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस इनसॉल्युबल कर्डी प्रेसिपिटेट कॉल्ड एज स्कम। रिएक्शन दिखा दोगे ना ये? यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट सब है, तो ये हमारा बॉयलर्स के लिए भी, जो हार्ड वाटर होता है बॉयलर्स के लिए भी हार्मफुल है। लॉन्ड्रीज वगैरह के लिए, जहाँ कपड़े वगैरह धुलते हैं, वो भी उनके लिए भी क्या है, हार्मफुल है। ये बॉयलर वगैरह की एफिशिएंसी को काफी हद तक कम कर देता है हार्ड वाटर, क्योंकि चोक कर देता है ना बॉयलर्स वगैरह को, तो इसलिए अब हम काम नहीं कर सकते उसके अंदर। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? यस सर। यस। नोट करेंगे दो तरीके की हार्डनेस, सही ना? दो तरीके की हार्डनेस कौन कौन सी है? टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट ऑफ Ca2 प्लस एंड Mg2 प्लस, इसकी वजह से होती है टेम्परेरी हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ये याद कर लो पहले तो, क्लोराइड और सल्फाइड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के आयंस है, स्ट्रॉन्ग एसिड के आयंस है। इससे क्या है,
इससे क्या है, परमानेंट हार्डनेस, इससे परमानेंट हार्डनेस है। और HCO3 नेगेटिव आयन, HCO3 नेगेटिव आयन जो कि वीक एसिड का आयन है, इससे क्या है, टेम्परेरी हार्डनेस। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना, HCO3 नेगेटिव अगर है तो टेम्परेरी हार्डनेस, जिसको अब टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे और परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे, इनको रिमूव करने का तरीका। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए पहला तरीका बॉइलिंग। पहले टॉपिक लिख देना टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे, सिंपली बाय बॉइलिंग। पानी को बॉइल कर दो ढंग से, तो टेम्परेरी हार्डनेस अपने आप रिमूव हो जाएगी। टेम्परेरी हार्डनेस दूर करनी है तो पानी को सिंपली बॉइल कर देंगे। जैसे अगर CaHCO3 होल ट्वाइस प्रेजेंट है, CaHCO3 होल ट्वाइस प्रेजेंट है, गर्म किया इसको तो आ जाएगा CaCO3, प्रेशर बन के व्हाइट कलर का प्रेशर बन के नीचे बैठ जाएगा। टर्बिडिटी कहते हैं इसको, टर्बिडिटी। नीचे बैठेगा नहीं, ये ऊपर रहेगा इसको। ये टर्बिडिटी होती है ना, इसकी डेंसिटी कम होती है इसलिए ऊपर तैरता है। ये प्रेसिपिट ऐसा होता है जो ऊपर तैरता है, इसलिए वर्ड इसलिए यूज करते हैं हम, टर्बिडिटी। क्लियर, टर्बिडिटी। और प्लस साथ में H2O प्लस CO, साथ में H2O प्लस CO। और अगर MgHCO3 होल ट्वाइस है, इस केस में ना MgCO3 भी बन सकता है, लेकिन NCERT में चेक कर लेने एक बार MgO होल ट्वाइस दे रखा है, ये ज्यादा करेक्ट माना जाता है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, तो MgO होल ट्वाइस याद रखना, प्लस CO2 गैस, प्लस CO2 गैस। तो ये टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने का पहला तरीका है, सिंपली बाय बॉइलिंग। अगर कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसको बॉईल करेंगे तो CaCO3 आएगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसको गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। टेम्परेरी हार्डनेस दूर करने का तरीका। सेकंड मेथड है बाय यूजिंग लाइम, बाय यूजिंग लाइम। क्लार्क्स मेथड नाम है, क्लार्क्स मेथड, सही ना। सेकंड मेथड जो दूर करने का है वो है क्लार्क्स मेथड। इसमें क्या करते हैं, CaHCO3 होल ट्वाइस है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे, तो इस केस में तो प्रेशर बनेगा 2CaCO3, ये नीचे ये फ्लोट करेगा ऊपर, और साथ में 2H2O। और MgHCO3 ट्वाइस है ना अगर, तो MgO ट्वाइस भी बनाना, इसका भी प्रेशर बनेगा, साथ में CaCO3 का प्रेशर भी बनेगा। याद रहेगा, ये है हमारा क्लार्क्स मेथड बाय यूजिंग लाइम, बाय यूजिंग लाइम। तो वैसे MgCO3 का प्रेसिपिटेट कैल्शियम क्यों नहीं बनता? बाइकार्बोनेट है तो वो भी प्रेसिपिटेट बनता है, वो भी बनता है। देखिए कार्बोनेट की सॉल्विटी अगर चेक करेगा, मैं भी एस ब्लॉक में पढ़ाऊंगा आगे, तो कार्बोनेट की सॉल्विटी अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में नीचे आने पर डिक्रीज करती है, तो ऊपर सॉल्विटी थोड़ी ज्यादा होगी ना। यस सर। तो BeCO3 का बनता ही नहीं प्रेसिपिटेट, MgCO3 का बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है। CaCO3 का प्रॉपर प्रेसिपिटेट बनता है, और BaCO3 का भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। नीचे आने पर सॉल्विटी डिक्रीज करती है, रीजन मैं दूंगा इसका हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी के टर्म्स में। अगर कुछ ध्यान हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये याद रखना है, सही ना। सॉल्युबिलिटी MgCO3 की थोड़ी ज्यादा होती है, और MgO ट्वाइस जो है ना, इनकी सॉल्युबिलिटी अगर हाइड्रोक्साइड होते हैं अल्काइल मेटल के, तो इनकी सॉल्युबिलिटी नीचे आने पर इंक्रीज करती है, यानी ऊपर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे कम। ऊपर कम। तो MgO ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा कम होती है, इस वजह से ऐसा होता है। क्लियर है कि नहीं है? ये सर क्लियर है। तो ये, हाँ, ये ध्यान रखना इसके अंदर। और CaOH ट्वाइस के लिए मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि CaO को हम क्विक लाइम बोलते हैं सॉलिड फॉर्म, और इसमें हल्का सा पानी डाला, बन गया CaOH ट्वाइस, सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। इसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। थोड़ा पानी और डाल दिया इसके अंदर, तो CaO अब कुछ एक्वस फॉर्म में आ रहा है, इसको बोलते हैं हम मिल्क ऑफ लाइम। जो पान वाले यूज करते हैं ना, वो चूना वगैरह जो यूज करते हैं, वो ये चीज है, ये मिल्क ऑफ लाइम। और आप इसमें पानी डाल दिया एक्सेस में, तो ये होता है लाइम वाटर, ये लाइम वाटर। एनसीईआरटी में डिफरेंस है इस ब्लॉक में जाके आगे, अभी याद कर लो उसको भी।
और याद कर लिए। यस सर। अब परमानेंट हार्ड डिस्क को दूर करने के तरीके, सही ना। परमानेंट हार्ड डिस्क कैसे दूर होगी? परमानेंट हार्डनेस, तो पहला मेथड है इसके अंदर वॉशिंग सोडा मेथड, बॉइलिंग वगैरह से या लाइम यूज करके नहीं दूर होगा ये, वॉशिंग सोडा मेथड, सही ना। वॉशिंग सोडा मेथड, इसमें क्या करना है, वॉशिंग सोडा से ट्रीट, ध्यान रखना परमानेंट हार्ड डिस्क थी क्लोराइड की वजह से और सल्फेट की वजह से। परमानेंट हार्ड डिस्क किसकी वजह से थी? क्लोराइड की वजह से और सल्फेट की वजह से। तो अब जैसे इसमें CaCl2 है, इसमें डाल दिया मैंने Na2CO3, तो क्या बन जाएगा? CaCO3 का प्रेसिपिटेट, CaCO3 का प्रेसिपिटेट। CaCl2 CaSO4 भी हो सकता है, CaSO4 होता अगर, या MgSO4 होता, इसमें Na2CO3 डाल दिया तो बन जाएगा CaCO3 का प्रेसिपिटेट, तो CaCO3 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? है साथ में यहाँ पे इधर आ जाएगा Na2SO4 और इधर आ जाएगा NaCl। सोडियम की सॉल्ट तो वैसे भी सॉल्युबल होती है। क्लियर हो गया कि नहीं पहला मेथड? फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया। Yes, sir. यस यस सर यस। सेकंड मेथड है कैलगन्स मेथड, कैलगन्स मेथड जिसको कैल्शियम गॉन मेथड भी कहते हैं, कैल्शियम गॉन मेथड, कैल्शियम गॉन या कैलगन्स मेथड। कैलगन क्या होता है? NaPO3, NaPO3 ये होता है कैलगन। इसके हम लेते हैं 6 मोल्स, तो ये बना Na6PO3 6, ये बन गया। अब इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो ये है, Na2Na4PO3 6। याद रहेगा फॉर्मूला? याद रहेगा फॉर्मूला ये? Yes, sir. सोडियम हेक्सा Yes. मेटाफॉस्फेट, नाम याद कर लेना, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ट्रीट करेंगे इसको Ca2+ के साथ और Mg2+ के साथ प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, और ये इन आयंस को ले जाएगा अपने साथ सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये बन जाएगा Na2Ca2, 4 Na हटेंगे वाले, ये 4 Na हटेंगे, कितने C आएंगे? ये 4 Na हटेंगे तो Oh, कितने C आएंगे? तो दो। Na2Ca2PO3 6, Na2Ca2PO3 6, ये सॉल्युबल होता है। तो कैल्शियम आयंस चलेंगे सॉल्यूशन के अंदर, कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस कहाँ चले गए? सॉल्यूशन के अंदर चले गए, तो हार्डनेस दूर हो गई इस तरीके से। नाउ this anion, complex anion, it keeps Na+ ion, Ca2+ ions or Mg2+ ions in the solution, like this hardness is removed। इस तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT मेंस में कि जो कैल्शियम गॉन मेथड है या कैलगन मेथड है, इसके अंदर कैल्शियम 2+ आयंस किस फॉर्म में रहते हैं? कैटायनिक फॉर्म में कि एनायनिक फॉर्म में? सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर ये किस फॉर्म में रहता है? कैटायनिक फॉर्म में कि एनायनिक फॉर्म में? Panic. एनायनिक। एनायनिक फॉर्म में, सही ना, एनायनिक फॉर्म में। हाँ, एनायनिक फॉर्म में। समझ आ गया मेथड कि नहीं? है मेथड Yes, समझ आ sir. गया है? यस। नेक्स्ट मेथड है थर्ड मेथड, याद करते रहना। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए दो तरीके बताए, बॉइलिंग और क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड मतलब लाइम यूज करके। और परमानेंट हार्डनेस के लिए दो तरीके मैं बता दूंगा तुम्हें। पहला है हमारा वॉशिंग सोडा मेथड Na2CO3 के साथ, और दूसरा मेथड बताया मैंने तुम्हें कैल्शियम गॉन मेथड या फिर सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट यूज करके। और थर्ड है हमारा आयन एक्सचेंज मेथड, इसको परमुटेट मेथड भी कहते हैं, जियोलाइट मेथड भी कहते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, परमुटेट मेथड और जियोलाइट मेथड। ये ध्यान रखना, इस बार टेस्ट भी तुम्हारा होगा वेडनेसडे को, मैं पहले सुनूंगा चैप्टर पूरा, चैप्टर याद होना चाहिए तुम्हें, परमुटेट मेथड और जियोलाइट मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। जियोलाइट क्या होता है? जियोलाइट ये होते हैं 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट्स, 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट्स। क्लियर? जियोलाइट क्या है? 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट्स, AlSiO4।
पूरा फॉर्मूला NaAlSiO4, NaAlSiO4, three-dimensional aluminosilicates in which some of the silicon atoms are substituted by aluminum ions. In which some of the silicon atoms are substituted by aluminum ions. ये जियोलाइट्स क्या होते हैं? थ्री डायमेंशनल एल्यूमिनोसिलिकेट्स. इसको डिनोट करते हैं NaZ से. NaZ से. Z यहाँ पे क्या है? Z क्या है यहाँ पे? AlSiO4 नेगेटिव. Z आयन ऑफ द जियोलाइट. आयन ऑफ द जियोलाइट. कई बुक्स में इसको Na2Z भी बोल रखा है. मतलब इसको Z को ना Al2 डबल कर देना पूरा, Si2O8 2 नेगेटिव, ये मान रखा है ना. NaZ जो एनसीईआरटी में रखा है वही करना तुम. NaAlSiO4. जियोलाइट क्या होते हैं? थ्री डायमेंशनल एल्यूमिनोसिलिकेट्स इन विच सम ऑफ द सिलिकॉन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय एल्यूमिनियम आयंस. फॉर्मूला इसका NaAlSiO4 बड़ा ना लिखते हुए बुक्स में एनसीईआरटी के अंदर भी AlSiO4 को क्या लिखा हुआ है? Z. AlSiO4 को क्या लिखा हुआ है? Z. तो NaZ लिख दिया. अब जो आयंस प्रेजेंट है हार्ड वाटर के अंदर वो Ca2+ है. Ca2+ में NaZ डालेंगे तो प्रेसिड बन के CaZ2 सॉलिड फॉर्म में ये आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा 2Na+ आयंस. 2Na+. अब जो जियोलाइट होता है वो काफी कॉस्टली होते हैं, इसलिए इस CaZ2 से जो कि सॉलिड फॉर्म में मिला है, ब्राइन सॉल्यूशन में डाल के इसको रीजनरेट कर देते हैं. NaCl डालेंगे और ये रीजनरेट हो जाएगा. NaCl डालेंगे और ये रीजनरेट हो जाएगा. 2NaZ, ये 2 लगा देंगे और प्लस CaCl2. क्लियर हुआ कि नहीं? ये जियोलाइट मेथड. Yes, sir. Yes, sir. ये जियोलाइट मेथड है. ठीक है ना. ये क्या है? जियोलाइट मेथड. पूरा याद कर लेना, एग्जैक्टली मन में बोल के देख लेना. क्लास खत्म होते ही बोल के देख लेना. लास्ट मेथड हम नोट करेंगे. लास्ट मेथड है सिंथेटिक रेजिन्स मेथड. सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है, सबसे ज्यादा एडवांटेजेस भी है, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के आयन रिमूव हो जाते हैं, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन. नेक्स्ट है सिंथेटिक रेजिन्स मेथड. सिंथेटिक रेजिन्स मेथड. सिंथेटिक रेजिन्स मेथड, इसमें कैटायन भी रिमूव हो जाएंगे, हार्ड यानी Cu2+ और Mg2+ भी रिमूव हो जाएगा, और Cl- बाइकार्बोनेट आयंस भी रिमूव हो जाएंगे. ये भी रिमूव हो जाएंगे इसके. तो इसलिए ज्यादा एडवांटेजेस है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स. इसमें हम क्या लेते हैं? इसमें हम लेते हैं एक बहुत बड़ा आयन रेजिन, जिसको कहते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन लेते हैं, और एनायन एक्सचेंज रेजिन. आर क्या है? बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन पार्ट जिसको हम रेजिन बोलते हैं. बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन पार्ट जिसको हम रेजिन बोलते हैं. ReSiN. ये लिया RSO3H. RSO3H लिया, और ये है कैटायन एक्सचेंज रेजिन. ये क्या है? कैटायन एक्सचेंज रेजिन. और इसमें डाला मैंने Ca2+ के अंदर जो हार्ड वाटर है उसके अंदर Ca2+ आयंस प्रेजेंट है या Mg2+ आयंस प्रेजेंट है. जैसे ही इसके अंदर डालेंगे तो क्या बन जाएगा? ये RSO3 प्लस 2H+. क्या समझ आया कि नहीं? पहला स्टेप कैटायन एक्सचेंज रेजिन का समझ आ गया कि नहीं? ये Yes. तो क्या आ गया ना? RSO3 प्लस 2H+. अब ध्यान देना, ये जितने H+ तो मिल गया, जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे हार्ड वाटर के अंदर, जैसे कैल्शियम 2+ तो है ही है, मैग्नीशियम 2+ तो है ही है, ये तो हमें हटाने थे. इसके अलावा आयरन 2+ आयंस भी होंगे, Mn2+ आयंस भी होंगे. जितने भी प्लस वाले आयंस हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं. वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं. इसलिए क्या होगा? सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, तो इसलिए जितने भी पॉजिटिव आयन जो बॉडी के लिए जरूरत भी थी जिनको, वो भी खत्म हो जाते हैं इसके अंदर. तो ये इसकी, ये क्या है इसकी? ये डीमेरिट है इसकी थोड़ी सी अपनी आप. फिर अब ये था कैटायन एक्सचेंज रेजिन इन विच ऑल द कैटायंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर आर एक्सचेंज विद H+ आयन. ऑल द कैटायंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर whatever charge they are having are substituted by H+ ions. अब एक होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन. ध्यान रखना, R यहाँ पे बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन पार्ट है. एनायन एक्सचेंज रेजिन में RNH3+ OH आयंस देते हैं. अब यहाँ पे, वहां पे मैंने H+ आयंस लिए थे, एसिड बनाया था, यहाँ पे OH आयंस ले लेंगे. अब यहाँ पे Cl- प्रेजेंट है या HCO3- प्रेजेंट है, कोई भी आयंस प्रेजेंट है, X- इन जनरल, जिसकी वजह से हार्डनेस आ रही थी, तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. RNH3+ Cl- आ जाएगा, और प्लस OH आयंस, प्लस OH आयंस. अब ये H+ आयंस यहाँ पे और OH आयंस यहाँ पे, ये कंबाइन करेंगे और मिल जाएगा हमें डिस्टिल्ड वाटर. समझ आया कि नहीं? है H+ आयंस मिले कैटायन एक्सचेंज रेजिन में, OH- मिले एनायन एक्सचेंज रेजिन में, दोनों कंबाइन कर देंगे, क्या मिल जाएगा? डिस्टिल्ड वाटर. क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir.
तो इधर, लेकिन अब इस वाटर के अंदर क्या कोई भी आयन प्रेजेंट है? क्या इसके अंदर कोई भी No, आयन sir. प्रेजेंट है? नो ये सर। अब ये क्या है? इसे बोलते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर, demineralized water which can't be used for drinking purposes because it lacks even the useful minerals which are required for human body. Demineralized water, इसमें कोई आयंस प्रेजेंट नहीं है. Deionized water, या इसको डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं, because it lacks even the useful minerals also which are required for our body. Clear है कि नहीं है? जो आयंस प्रेजेंट थे हार्ड वाटर के अंदर, दे आर रिक्वायर्ड फॉर, मैं पता है कैल्शियम आयंस भी एक लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होते हैं बॉडी, मैग्नीशियम आयंस भी बॉडी के अंदर चाहिए होते हैं. इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इसकी, आगे पढ़ेंगे हम जाकर. लेकिन इसने सारे आयंस को हटा दिया, जिसकी वजह से अब ये डिस्टिल वाटर है और डीआयनाइज्ड वाटर है या डीमिनरलाइज्ड वाटर. क्लियर हो गया कि नहीं है? Yes. अब उसके बाद जो रेजेंस है उसको दोबारा एसिड और बेस से ट्रीट करके दोबारा इसको काम में लेके आते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने. तो ये है बेस्ट मेथड फॉर मेकिंग हार्ड वाटर सॉफ्ट. तो पहले मैंने इसमें तुम्हें 4 मेथड बताए हैं, चारों क्लियर हो गए परमानेंट के अंदर. 4 मेथड कौन कौन से बताए मैंने? पहला बताया तुम्हें मैंने वॉशिंग बार सोडा पिछला मेथड, वाला पेज दूसरा कर बताया दो, पिछला वाला कौन सा पेज। पेज? पिछला, यस सर। ये रहा, ये. यस सर। एक राज आप तो रिकॉर्डिंग इसमें भेज दोगे पहला ग्रुप में? मेथड में, हाँ दोबारा बोले एक बार सर. सर आज की रिकॉर्डिंग भेज दोगे सर? मैं थोड़ा लेट हो गया था स्कूल से आने में, तो क्लास अटेंड नहीं कर पाया था हाँ शुरू अभी में. अभी भी, हाँ तेरे को लेक्चर चाहिए तो लेक्चर भी ले लियो बेशक मेरे से, मैं भेज दूंगा ये. ओके सर. मैं अभी भेज दूंगा ये. क्रिश मेरे को भेज देना अभी रिकॉर्डिंग ये देख लिया अर्जुन? सर देखिए। देखो इसको मन में जरूर बोल के देख लेना पूरे चैप्टर को. अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 1.5-2 पेज रह गए हैं और बस. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं तुम्हें इसके, है ना. हाइड्रोजन पेरोक्साइड लग गया लास्ट टॉपिक, इसको बोल के लिखना जरूर मन में. सही है, चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे. अब